प्यारे बच्चों, अपना जो यूनिट है सेकंड, जिसमें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको पढ़ा रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज उसको वाइंड अप करेंगे अपन। और ये जो कुछ स्कीम्स हमने देखी थी कपलिंग स्कीम, उसमें मैं बात करूँगी रसेल साउंडर कपलिंग स्कीम की। तो इसको हम जब पढ़ते हैं इस स्कीम में किस तरह से हम पढ़ेंगे वो स्टेप बाय स्टेप है। कैसे? जैसे कि अभी पॉइंट्स मैंने आपको ये दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इस स्कीम के अंदर कि हम जब बात कर रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की दो जो गतियां होती हैं, कक्ष की गति और अपने अक्ष पर होने वाली गति, दैट इज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, उन दोनों के कारण जो आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक को तो हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एल कैपिटल से डिनोट करते हैं। दूसरे को हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो सबसे पहला स्टेप जो है इस स्कीम के अंदर हम समझ रहे हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, वो क्या होगा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके हमें दोनों ही परिणामी आघूर्ण, कक्षीय कोणीय आघूर्ण और हमें इसका जो चक्रण आघूर्ण है वो हमें सबसे पहले इसको निकालना होगा। ये निकालने के बाद अब दूसरी स्टेप पे हम आते, अब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी पॉसिबल टर्म्स हैं उनको हम लिखते हैं सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टेप में हम सारा का सारा राइट डाउन करेंगे पॉसिबल टर्म्स कितनी हैं। अब ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2s+1 एंड 2l+1, उसके थ्रू हम इसको निकालते हैं। अब इतनी सारी टर्म्स में से पॉसिबल है कि कुछ एग्जिस्ट करेगी कुछ नहीं करेगी। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या काम है? थर्ड स्टेप में हमारा ये काम है कि हम इसमें से जो एग्जिस्ट करने वाली टर्म्स होंगी उसको हम सेलेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करेंगे। और लास्ट जो हम स्टेप पे आते हैं वो क्या होगा कि जो हमने यहाँ पर परिणामी आघूर्ण निकाले हैं, चाहे वो स्पिन हो या ऑर्बिटल हो, उन दोनों को ही हम यहाँ पर कंबाइन करते हैं, जिससे कि हमें रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम कैपिटल जे यहाँ पे मिल सके। और तब हम कहते हैं कि ये जो हमारी स्कीम है कपलिंग स्कीम वो कंप्लीट होती है। इस को जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी कि कैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल फाइंड आउट करते हैं। आज जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है समझाने के लिए, कि ताकि आपको जब मैं कल समझाऊं बिल्कुल तो आप उसको समझ सको। इसलिए ये जो स्टेप मैंने दिए हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप सेकंड, इसको आपको अच्छे से इसको याद रखना है, समझना है। चलिए, अब जैसे एग्जाम्पल ले रहा है ये सिंपल P2 केस का। P2 केस का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा हमारे पास मेटल एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P2 है, मीन्स उसके p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट हैज़ बीन शोन previously that with a P2 arrangement, resultant orbital and quantum number values of capital L is equal to 2, 1 and 0, and also the spin quantum number values S is equal to 1 and 0 are obtained। तो ये कैलकुलेटेड है और इसको एक नोटेशन से भी समझा रखा है। यहाँ पर सदिश राशियाँ जो आप सबने पढ़ी हैं 12th में, उसके थ्रू यहाँ पे समझा रखा है। अगर एल यहाँ पर 2 हो, इसके 1 हो, तो जे कितना होगा, ये डायग्राम से इसको समझाया हुआ है। और टर्म सिंबल निकाल रखा है जो आपको दिख रहा होगा, ये 3D3 3D2। इसको कैसे में निकालते हैं इसको मैं अपना ये पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक है बच्चों अपने पास, हुंड का नियम, डिटरमाइनिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म्स। हुंड का नियम आपने 12th में भी पढ़ा होगा। हुंड का नियम क्या होता है कि सबसे कम ऊर्जा जिसकी है वो सबसे पहले आएगा, और ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करते हैं ऑर्बिटल्स को। ठीक है, अब टर्म सिंबल की जब बात करें तो हम यहाँ पे इसको कैसे डिसाइड करते हैं? Once the terms are known, they can be arranged in order of energy and the ground state term identified by using Hund rule। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हम मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं S, है ना, कैपिटल S, जिसको आप कहते हो चक्रण बहुता, तो जितना यहाँ पर S का मान अधिक होगा वो अवस्था सबसे अधिक स्थायी होती है, और जैसे जैसे मान बढ़ता है स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर S का मान कम होता है तो स्थायित्व भी यहाँ पर कम हो जाता है उस पर्टिकुलर टर्म का।
द ग्राउंड स्टेट देयरफॉर possesses द मोस्ट अनपेयर्ड स्पिन्स बिकॉज these gives द मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान होगा, और उस टर्म के लिए हम बात करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पर हम L की बात करें, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ S द स्टेट विद द हाइएस्ट L वैल्यू इज द मोस्ट स्टेबल। तो जिसमें कैपिटल L जो हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं उसका मान सबसे ज़्यादा होगा, वो सर्वाधिक स्थायी होगी। अब यहाँ पे एक विसंगति क्या है कि अगर हमारे पास कोई S और L का मान दिया हुआ है तब हम एक जैसे आ रहे हैं तो हम कैसे डिसाइड करें। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, कैपिटल J की वैल्यू से। जैसे अगर मान लो कोई हमारे पास ऑर्बिटल है, कक्षक है, और वो आधे से ज़्यादा भरा हुआ है। जैसे अगर P4 का केस लें, कैपेसिटी कितनी होती है P6, 6 इलेक्ट्रॉन P में मैक्सिमम आ सकते हैं। तो आधा कितना हुआ, इसका मान 3। अब मोर देन हाफ फिल्ड दैट इज P4, अगर आधे से ज़्यादा ये कक्षक भरा हुआ है तो उस स्थिति में यहाँ पर वो मान सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए J का मान ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हाफ फिल्ड से यहाँ पर कम है तो हम क्या कहेंगे कि J का मान जब जो सबसे कम आएगा वो उसकी सबसे स्टेबल टर्म सिंबल होगी। ये जितना भी मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों, इनको मैं आपको नेक्स्ट में ये क्लास पर्टिकुलर इसी पे होगी, टर्म सिंबल के अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि बोर्ड में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एग्जाम्पल से प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। अब बात करते हैं हॉल फॉर्मेशन की। छोटा सा टॉपिक है ये भी सिंपल ऐसा है कि अगर किसी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का, जिसका P फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसमें कितना स्पेस अब बच रहा है इलेक्ट्रॉन के नहीं आने के लिए। तो ये तो आप कॉमन सा जान सकते हो कि P4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हॉल कितने हैं, 2। इसको हम लैंग्वेज में देख लेते हैं। व्हेन अ सबशेल इज more than half filled, it is simpler and more convenient to work out the terms by considering the holes, that is the vacancies in the various orbitals, rather than the larger number of electron actually present. अब एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे P4 का कॉन्फ़िगरेशन का है, तो 2 holes are the same as for carbon with a P2 configuration, that is 1s 1d and 3p। तो हॉल फॉर्मेशन सिंपल ये कहना चाहता है कि कितनी वैकेंसीज हमारे पास ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है। अब एक टॉपिक है बच्चों आपके सूक्ष्म अवस्थाओं की गणना करना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम करते हैं। तो पहले हम इसको देख लें कि ये क्या चीज़ है। Each different arrangement of electron in a set of orbitals has a slightly different energy and is collect a microstate. The number of microstates may be calculated from the number of orbitals and the number of electron using the formula. तो एक formula आपके सामने है ये, nr is equal to n pictorial divided by r n minus r। अब n यहाँ पे क्या है और r यहाँ पे क्या है ये हम देखते हैं। n क्या है यहाँ पे, जो कक्षक हैं उनकी संख्या का दुगना, n इज द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और स्मॉल और क्या r क्या है यहाँ पे, इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको एग्जाम्पल से अपन यहाँ पे देखेंगे। n इज द फ्रैक्शनल ऑफ n एंड r इज द फ्रैक्शनल ऑफ r। अब P3 केस जैसे अपन ने लिया है, यहाँ पे P3 का मतलब इलेक्ट्रॉन तो 3 है और यहाँ पर कक्षक 3 है, तो n क्या है, कक्षकों की संख्या का दुगना, डबल हो रहा है। 3 इंटू 2 6 हो गया। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम फॉर्मूले में पुटअप करेंगे, 6 3, ये देखो आप, और ये मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करा है इसको अपन ने, और ये आता है इसकी 20 माइक्रोस्टेट्स होती है। इसी तरह से जैसे D2 केस लिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन तो है यहाँ पे 2, तो R की जगह हम क्या रखेंगे, 2, वैल्यू 2 यहाँ पर आ गया है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 5, आप सबको पता है, तो ट्वाइस करेंगे तो 10 हो गया, और जब सॉल्व करते हैं तो 45 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास आती है। अब यहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन है मूलिकन स्टेट्स के बारे में मैं बता रही हूँ इसमें। तो स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट एज एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, आप सबको पता है कि सममित रूप से गोलाकार होता है, एंड इज अनअफेक्टेड बाय एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, किसी भी तरीके से अष्टफलकीय
प्रभाव वहाँ पर नहीं होता है इलेक्ट्रॉनों का। p ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल एंड p ऑर्बिटल्स आर अफेक्टेड बाय एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, वहाँ पर प्रभाव पड़ता है p पर। Since a set of 3 p orbitals are all affected equally, their energy levels remain equal and no splitting occurs. लेकिन d में जो है हम देखते हैं कि लेवल मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था, दो एनर्जी लेवल यहाँ पर होते हैं T2G एंड EG। तो यहाँ पर जैसे एक मुलिकन सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पर है इसकी 2D, और T2G और EG लेवल जो है यहाँ पर कंपनसेट करते हैं इसमें। तो हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, जैसे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, याद रखना है हमको S। ऑक्टाहेड्रल फील्ड जब होगा तो हम यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, A1G, और टेट्राल होगा तो A1। तो इसी तरह से PDFG के लिए भी यहाँ पर डिफरेंट मोलिकुलर सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। लास्ट में मैं समझा रही हूँ इसमें ऑर्गल डायग्राम क्या होता है। सभी ने हमने पढ़ा है अभी तक ये कि स्पिन अलाउड जो ट्रांजिशन है, एब्जॉर्प्शन बैंड है, उनके लिए हम स्पेक्ट्रा को पढ़ते आ रहे हैं। ये टॉपिक ही हमारा यही था पूरे यूनिट के अंदर। अब इसमें कुछ ऑर्गल डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे, पर्टिकुलरली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में। तो ये क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑर्गल डायग्राम्स आर यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पिन अलाउड एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड और DD origin in the electronic spectra of tetrahedral and octahedral transition metal complexes। तो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो हमें बैंड्स मिल रहे हैं, चाहे वो DD ट्रांजिशन की वजह से हो या स्पिन अलाउड ट्रांजिशन बैंड हो, उनको इंटरप्रेटेड करता है ऑर्गल डायग्राम। तो एक लिस्ट यहाँ पे दे रखी है इसमें, इन द लिस्ट ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म्स एंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी टर्म ऑफ द सेम मल्टीप्लिसिटी फॉर वेरियस कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्री मेटल। ये देखो आप, इसका प्रेजेंटेशन है, ये ध्यान रखना है हमको। जैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1 और D9, तो ये फिक्स कर रखा है। एनर्जी टर्म होगी इसकी 2D। इसी तरह से D2 और D8 है, तो इसके लिए दे रखा है 3F एंड 3P। D3 D7 है तो 4F एंड 4P, एंड D4 D6 के लिए 5D। और ये देखो, ये डायग्राम का प्रेजेंटेशन ऐसे है। नीचे आप देखो 0 है, और राइट में इधर चल रहा है टेट्राहेड्रल, और इधर चल रहा है ऑक्टाहेड्रल के लिए। एनर्जी वर्टिकल फॉर्म में है ये। तो इसको जनरल प्रेजेंटेशन ऑर्गल डायग्राम का इस तरीके से आता है। अब जो क्लास होगी बच्चों, उसमें मैं टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको समझाऊंगी, तो उसको आप ध्यान से देखना, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ लेना। थैंक यू।